So good morning student. Today we study about isolation of viruses. Previously हमने पढ़ा था अभी isolation of bacteria जिसमें हमने surface plating, enrichment of selective media, anaerobic और aerobic conditions और isolation by difference in temperature, separation of vegetative और spore forming bacteria देखा था, सेपरेशन ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के बारे में देखा था और एनिमल इनोकुलेशन के बारे में हमने देखा था। अब हम सीधे बात करते हैं यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ वायरसेस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है एनिमल इनोकुलेशन। ओके, एनिमल इनोकुलेशन क्या है? एनिमल लाइक व्हाइट माइस particularly suckling ones in a 48 hours old are used in our isolation to absorb the virus. Or cocciceae virus, they are inoculated by intracerebral, intranasal, intraperitoneal or subcutaneous route. Other animals like hamster, rabbit, guinea pig or monkey are sometimes used to certain situation. एनिमल इनोकुलेशन में अब तुम लोगों ने देखा होगा चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना, बंदर पर एक्सपेरिमेंट्स करना, है ना। तो ये लोग इसमें क्या होता है, ऐसे बैक्टीरियाज को लेते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, माइस मतलब पता है घूस, घूस जिसको बोलते हैं, जो चूहे जैसे दिखती तो है उसकी चोंच लंबी होती है, चूहा नहीं होता, वो लंबी होती है, उसको घूस बोलते हैं। वो उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि उसका नेजल रूट से या फिर सेरिब्रल रूट जो होता है हमारा उससे, या फिर पेरिटोनियल रूट जो होता है उस पे कहाँ से एंट्री हो रही है, कहाँ से एंट्री पॉइंट बनता है, ठीक है, कहाँ से एंट्री पॉइंट बनता है और उस एंट्री पॉइंट में वायरस कैसे घुसता है, कैसे उसमें इंसर्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो उस पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और ऐसे ही अदर एनिमल्स में भी देखा, सबक्यूटेनियस रूट पे से भी अगर ये वायरस क्रॉस करता है कि नहीं, ये चीजें चेक करी उस पे। तो इसमें हमने कौन कौन से एनिमल्स को इंक्लूड किया, जैसे हैमस्टर हो गया, ठीक है, रैबिट। हैमस्टर एक चूहे का ही फॉर्म होता है, बड़ा बड़ा वाला चूहा, बड़ा चूहा होता है। एक माउस होता है, फीमेल चूहा जो होता है उसको माइस बोलते हैं, और हैमस्टर जो होता है काइंड ऑफ मुंगूस जितना शेप, बड़े चूहे होता है ना, उनको बोलते हैं हैमस्टर। नहीं, मुंगूस इज डिफरेंट, हैमस्टर इज डिफरेंट, ठीक है। फिर रैबिट को मैं बताती हूँ, नॉर्मल चूहे होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। तो हैमस्टर हो गया, रैबिट हो गया, गिनुआ पिग भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एनिमल्स को इसलिए यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट में कि उनके पास हार्ट होता है, उनके पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनके पास भी बोन्स होती है, उनके पास भी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उनके पास भी क्या बोलते हैं मतलब ऑर्गन्स उनके पास भी वैसे रहते, सेम तो नहीं होते, स्ट्रक्चर वगैरह सेम नहीं होता है, लेकिन ऑर्गन उनके पास भी होता है। तो उनपे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उनपे जैसे आप देखोगे, मुर्गी का दिल खाया है कभी किसी ने? मुर्गी का दिल बनता है, मिलता है, और पूरी उसकी जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है एग्जैक्ट हमारे हार्ट के जैसे रहता है, उसमें भी आयोटा रहता है, छोटा सा दिल होता है, मैंने खुद देखा हाथ में लेके, छोटा सा। कलेजी खाई है मुर्गी की, तो हार्ट रहता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे हार्ट जैसा ही मुर्गी का, इतना छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है उसका पूरा दिल का स्ट्रक्चर, मतलब जो हार्ट होता है पूरा, उसमें आयोटा रहते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, ये पल्मोनरी वेन और आर्टरी भी दिखती है, और उसका ये सुपीरियर इंफीरियर वेना क्या हुआ दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसमें नर्व्स भी दिखती है, सब कुछ। और जब वो पानी में डल के साफ हो जाता है ना, तब तो वो पूरा विजिबल होता है ऐसा। तो वो उसमें से मतलब कई सारे ऑर्गन जानवरों के सिमिलर होते हैं, है ना। और
स्ट्रक्चर भले ही सिमिलर ना हो पर ऑर्गन तो है, तो उनपे कैसा इफेक्ट करता है? उनके पास भी लेयर है स्किन की, है ना? और उनपे अगर ये वायरस अफेक्ट कर रहा है, उसकी चीजें दिख रही है, तो अपने को वो एक्सपेरिमेंट के उस पे काम आता है, ठीक है? तभी मेडिकेशंस बनाते हैं भाई कैसा अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम इंसानों पे तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम जानवरों पे करते हैं। मेनली मंकी वगैरह यूज होता है, चूहा और मंकी ज्यादा यूज होता है, ठीक है? सो यहाँ पे एनिमल इनोकुलेशन था। अब हम बात करते हैं एम्ब्रॉयनेट एग्स या फिर चिक एम्ब्रॉय। चिक एम्ब्रॉय से मतलब तुम क्या समझ रहे हो? एग में जो एम्ब्रॉय रहता है ना, एग में जब हम उसको हीट पे रखते हैं, इनको उनको क्या करते हैं हम, हीट पे रखते हैं, तब जाके वो चिक बनता है, ठीक है? चूजा जिसको हम कहते हैं, तब वो चूजा बनता है। नहीं तो हम जब उसको हीट पे नहीं रखते तो वो एक नॉर्मल एग रहता है, ठीक है? अगर उसको सिकाई नहीं मिलेगी तो वो बनेगा कैसे? उसको हीट नहीं मिलेगी तो वो बनेगा कैसे? फार्म में जो एग आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, ठीक है? वो इसी फॉर्म में आते हैं कि जो एग है वो किस फॉर्म में आता है, जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसमें यही होता है कि जो एग्स हैं उनको हम हीट पर नहीं रखते। जो जो हेन्स होती हैं उनको, जो एग हैचिंग होती है एक्टिविटी, उसमें बस यही होता है कि उनको हम हीट पर नहीं रखते, वो बस देते जाते हैं। जैसे हमारे हर महीने मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है, वैसे उनकी भी एग साइकिल होती है। वो एग साइकिल कंप्लीट करने के टाइम पे फर्टिलाइजेशन हुआ हो या नहीं हुआ, ठीक है? अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हीट मिलने के बाद वो डायरेक्टली एग हैचिंग कर लेगी, मतलब वो हीट हो जाएगा और उसके बाद चिकन से, जो चिक्स है उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन हीट नहीं होने के कारण और फर्टिलाइज नहीं होने के कारण भी वो, जैसे हमें मेंसेस आते हैं वैसे उनको भी वो एग देती है। हेंस का बता रही हूँ, बर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बर्ड्स का मुझे नॉलेज भी नहीं है, ठीक है? तो उसमें तो एम्ब्रॉयनेट एग्स में क्या होगा, चिक एम्ब्रॉय में जो हेंस है वो एग देती है, फर्स्ट यूज टू कल्टीवेशन, उसको क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, फिर उसमें वायरस वायरस ऐड करते हैं, जिसमें वॉर्ड्रफ और गुड पास्चर बर्नेट जो 1931 में लिखा था उसमें। फिर आता है एग को कहाँ रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं। अब इंक्यूबेटर में रख के, इंक्यूबेटर में भी एक मशीन होती है जिसमें हम हीट करते हैं एग, ठीक है? उसको सिकाई देते हैं, ठीक है? तो एम्ब्रॉय जब बनने लगता है तो 7 से 12 दिन में उसमें एम्ब्रॉय बनने लगता है। उसमें देखते हैं फिर कि वायरस उसमें किस तरीके से काम कर रहा है, समझ में आया? एंड आफ्टर इनोकुलेशन द एग आर इनक्यूबेटेड फॉर 2 to 9 days एंड एग्जामिन डेली फॉर वायरस ग्रोथ। देखते हैं कि उसमें वायरस की कितनी ग्रोथ है, कितना कैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है? The route the route of the inoculation included, कौन कौन से रूट है इनोकुलेशन के, देखो, कॉर्टिलैक्टोनिक मेम्ब्रेन जिसको हम CAM कहते हैं, इज इनोकुलेटेड मेनली ग्रोइंग पॉक्स वायरस समटाइम्स फॉर्म अ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इसमें इनोकुलेट इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद उसमें कौन से वायरस डालते हैं, पॉक्स वायरस और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये डालकर CMI के थ्रू, ये मेम्ब्रेन के थ्रू ये उसमें इंजेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि वायरस में उसमें रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं, ग्रो हो रहा है कि नहीं, ठीक है? फिर आता है Allelotonic cavity. Allelotonic cavity mainly inoculated rich yield of influenza and some proximo para, paramyxovirus. ये दो तरह के वायरस एलोटोनिक कैविटी में एंटर्ड करते हैं, तुमको दिख रहा होगा इसमें एग है, ठीक है? एयर सैक है एग की, एयर सैक है, शेल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी भी तुमने एग बॉईल किया है? बॉईल एग किया है? तुमने देखा है कि जब हम एग को हम बॉईल करने के बाद फोड़ते हैं तो ऊपर एक ऐसा होल जैसा बना रहता है, ठीक है? वो होता है एयर सैक, वहां पे हवा के लिए रहता है, ठीक है? ब्रीदिंग के लिए, समझ में आया? ब्रीथ करने के लिए कि भाई चिकन बन रहा है तो उसको ब्रीथिंग भी तो चाहिए ना, है ना? एयर सैक रहता है। फिर देखो शेल बना हुआ है, फिर देखो सेंट्रोटोनिक मेम्ब्रेन बना है, फिर एमनियोटिक कैविटी बनी है,
जैसे हमारे अंदर एमनियोटिक फ्लूइड लगता है वैसे इनको भी एमनियोटिक फ्लूइड चाहिए, और हमारे अंदर भी एमनियोटिक कैविटी में ही एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, जब भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बर्स्ट होता है, देन आफ्टर डिलीवरी, मतलब अगर वो बर्स्ट हुआ तो बच्चा निकल रहा, अगर वो मतलब पेट में ही फट गया है बाहर, वो पाउच सैक मतलब ऐसा वो रहता है, वो पानी जैसा रहता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होगा, वो पानी जैसा रहता है। वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, उस टाइम पे वो बर्स्ट हो जाता है ना, यूरिन के फॉर्म में, उसके बाद बेबी डिलीवर होता है। समझ में आया? ऐसा रहता है। तो सेम इसी में भी एमनियोटिक कैविटी है। फिर यॉक सैक, यॉक देखो जो येलो वाला पोर्शन है वो यॉक है, ये देखो ये। और उसके बाद आता है यहाँ पे एमनोटोनिक इनोकुलेशन में, एमनोटोनिक इनोकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे ये दो वायरस को डाला जाता है। ठीक है, CAM कर रहे हैं तो वहां पे ये पॉक्स वायरस को और हर्पिस वायरस को डाला जाता है। देखो एमनेटिक एमनो एमनियो एमनियोटिक कैविटी में क्या है, यहाँ पे मेनली इनोकुलेटेड बाय प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस को यहाँ पे इंजेक्ट करके डाला गया। फिर यॉर्क सेक में क्या डालते हैं, कल्टीवेशन करते हैं सब टाइप, कुछ टाइप के बैक्टीरिया को, जैसे क्लेमेडिया और रिकेट्सिया, इतने सारे एक एग में चीजें करते हैं। देखो एल्बुमिन है ये, यॉर्क है, फिर देखो बच्चा कैसे बन रहा है ऐसे करके। ठीक है, यॉर्क सेक। पहले बच्चे को हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट मतलब इंक्यूबेशन में मतलब वो हीट लेता है। ठीक है, तो 7 से 18 दिन तक उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद फिर जब वो हीट हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा बच्चा बनता है, तब वो ऐसा करते हैं। तभी तो पता चलेगा कि वायरस कितना ग्रो कर। समझ में आया? इस तरीके से किया जाता है। फिर इसका क्या करते हैं, थर्ड पोर्शन है टिश्यू कल्चर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कल्चर्स, जैसे ऑर्गन कल्चर, एक्सप्लांट कल्चर और सेल कल्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे organ culture की। Such culture are useful for isolation of some viruses which are highly specialized parasite of certain organ, for example tracheal ring organ culture used to isolation for coronavirus which is a respiratory pathogen। यहाँ पे कोरोना वायरस पहले से ही देखो, ऑर्गेनो वायरस में हम क्या करते हैं, ये कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी पैथोजन है, उसका कल्चर करते हैं। कहाँ पे डालते हैं इसको, ट्रैकियल रिंग में। अब ट्रैकियल रिंग पता है, यहाँ लंग्स है, लंग्स को जो होल्ड किया हुआ है ये ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया में जो ये जो गोल गोल ऐसे से कट्स लगे हुए हैं ना, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल रिंग। ठीक है, उसको ट्रैकियल रिंग कहा जाता है। वहां पर उसको डालकर देखते हैं तो कोरोना, तो यहाँ पे ये जो पैरासाइट है ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, इससे कोरोना होता है। समझ में आया? ठीक है, कोरोना एक वायरस है जो कि कम्युनिकेबल है, एक दूसरे दूसरे में फैलता है थ्रू 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 एयर। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, इफ कोरोना वायरस सपोज कम्युनिकेबल की बहुत सारी डिजीज है, ठीक है, तो कम्युनिकेबल की डिजीज में एक मुझे चीज ये बताओ कि सबसे पहले किस चीज से कोई भी डिजीज फैलेगी, स्प्यूट बाय ड्रॉपलेट और बाय एयर? तुम्हें क्या लगता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगी या फिर एयर से फैलेगी कम्युनिकेबल की डिजीज? कम्युनिकेबल पता है क्या होता है, जो एक से, जैसे कोरोना वायरस एक से दूसरे में फैल रहा है। अब तुम मुझे उसमें ये बताओ कि क्या वो हवा से पहले फैलेगी जल्दी कि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगी? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तुम्हारा हवा से, तुम्हारा तुम्हारा कैसे? एयर ही सबसे पहला फैलाएगी। तुम मुझे एक बात बताओ,
एयर इसलिए क्योंकि देखो जब तुम स्नीज कर रहे हो तो वो तो ड्रॉपलेट हो गया, उसी के थ्रू तो हवा में उड़ रहा है ना, हवा में तो मौजूद है पहले से ही वायरस, है ना, एयर में तो है, ये कम्युनिकेबल है, यही तो ट्रिक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सेंस यूज करने की जरूरत है। तुमने सही बोला, तुम्हारे सोचने के हिसाब से कोई भी देखेगा नॉर्मली तो यही कहेगा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि हमको पता है, हमको पढ़ाया गया है कि इन्फेक्शन के थ्रू। अब इन्फेक्शन के अंदर भी मैंने तुमको बताया था कि एयरबॉर्न और वेक्टरबॉर्न बताया था, एयरबॉर्न और वेक्टरबॉर्न। एयरबॉर्न में क्या होता है, अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीज किया, एयर के थ्रू उस पे गया, पार्टिकल्स तो लगेंगे लगेंगे, ठीक है, पार्टिकल्स तो उसको टच होंगे ही होंगे, एज वेल एज एयर, तुम्हारी नेजल कैविटी में से तुमने उस चीज को इनहेल कर लिया, तब तो तुम्हारे रेस्पिरेटरी में अफेक्ट किया, राइट। क्योंकि देखो कोरोना वायरस कैसे, तुम्हारे घर में किसी एक को हुआ है तो उसको आइसोलेट कर देते थे, उसकी हवा भी नहीं आनी चाहिए, उसको एक कमरे में बंद करके रखते थे, क्योंकि एक से दूसरे को फैलेगा। अब उसने स्नीज किया, भले ही तुम सारे प्रिकॉशंस यूज कर रहे हो, बट स्टिल एयर, सांस तो ले रहे हो ना। यूज योर ब्रेन, बी वाइज व्हेन यू गिव द आंसर। समझ में आया? हमेशा चतुराई से आंसर देखो कि अभी यहाँ पे क्या यूज करना है, इसीलिए सबसे पहले एयर से फैलेगा। आया समझ में? ये क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द सेंस कि जब तुम गवर्नमेंट निकालोगे ना, उसमें ये पूछा जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कल्चर्स का मैंने बताया है कि ये सबसे ट्रैकियल रिंग, ये जो पैरासाइट है ये कहाँ ज्यादा पाया जाता है, ट्रैकियल रिंग में, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। इसमें हम टिश्यू कल्चर करते हैं उस ऑर्गन का, जैसे हमारे यहाँ का कल्चर लिया गया था ना कोरोना के टाइम पे, टंग्स का, स्लाइवा का, ऐसे कल्चर स्वैब से लिया गया था ना, वैसे हम कल्चर करते हैं। फिर आता है एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर में आता है फॉर्म fragmented of mycin tissue can be grow in an explant embedded with a plasma clot. These may be also cultivated in a suspension, for example adenoid tissue explant culture used for the isolation of adenovirus. देखो एक्सप्लांट कल्चर में क्या होता है, ये इम्बेब्ड होता है प्लाज्मा से। अब हमारे अंदर सभी के अंदर WBCs है, राइट, WBCs है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। उसी में होता है प्लाज्मा, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। जिस किसी ने भी हीमोग्लोबिन CBC काउंट करवाया होगा उसको ये रिपोर्ट्स मिली होगी हाथ में, उसमें लिखा आता है तुम्हारी बेसोफिल्स कितनी है, इसिनोफिल्स कितनी है, न्यूट्रोफिल्स कितनी है, RBCs कितनी है, व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, प्लाज्मा कितना है तुम्हारी बॉडी में, ये सारी चीजें उसमें डेप्थ में लिखी जाती है, एज वेल एज तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है, उसकी जो मार्क्ड वैल्यू है वो लिखी आती है, और नॉर्मल वैल्यू भी लिखी आती है। जो तुम्हारी बॉडी में वो लिखा आएगा, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो भी तुम्हारे इसमें लिखा आता है। तो यहाँ पर ये प्लाज्मा को एम्बेब्ड कर दिया, ठीक है, सॉरी, जो मेडिसिन क्या मिन्सिड टिश्यू है वो किसके साथ एम्बेब्ड कर दिए, प्लाज्मा क्लॉथ्स के साथ, उसका कल्टीवेशन कराया गया, और जैसे एडिनोइड टिश्यू में कल्चर करा गया और एडिनो वायरस को डाल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल दिया है एडिनोइड टिश्यू का, वहां पे जो एडिनो वायरस है उसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर तुम ये मत समझो, बस तुम ये समझो कि प्लाज्मा को एम्बेब्ड कर दिया मेंसिड टिश्यू से, जिससे कि जो वायरस है उसका रेप्लिकेशन हम देख सके, उसका कल्चर कर सके, ठीक है। फिर आता है सेल कल्चर। सेल कल्चर एक मेथड है जिसको रूटीनली एम्प्लॉयड किया गया है, जिसमें कि कल्टीवेशन ऑफ वायरस, वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू can be cultivated, or commonly fibroblast, epithelial cell और प्रोगेस्टिन वायरस। सेल कल्चर में सेल्स का कल्चर करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं। अब सेल हमारी जो ह्यूमन सेल होती है, सेल, ठीक है, जब बहुत सारी सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है,
ठीक है, और टिश्यू से मिलके क्या बनता है, क्या बनता है वृशाली? बहुत सारे okay, fibroblast muscles epithelial cell are used to प्रोगेस्टिन द वायरस। यहाँ पे सेल का कल्चर कर रहे हैं, उसमें कल्टीवेशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सेल को कैसे कल्चर करेंगे? सेल में बहुत सारी चीजें होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक बॉडी रहती है उसमें, ठीक है, और बहुत सारे वैक्यूल्स वगैरह सब कुछ होता है। वैक्यूल्स, एक बात बताओ, वैक्यूल्स प्लांट में होते हैं या एनिमल में होते हैं? प्लांट में होता है। क्या काम है वैक्यूल्स का? वैक्यूल्स एक्ट एज अ लाइसोसोम्स, ठीक है, वो जो गार्बेज होता है उसको रख के रखते हैं, और ये चीज दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल, ह्यूमन सेल में भी और प्लांट सेल में भी, मतलब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है, ठीक है। जो वैक्यूल्स का काम है वो क्या करते हैं, जो वेस्टेज होता है ना, एज एन जैसे सेप्टिक टैंक के जैसे काम करते हैं। समझ में आया? ठीक है, so that's it for today. Thank you class, this is it, the unit will end it, and now we'll start unit 5th, okay, the sterilization and disinfectant, and then the last unit is remain, the second last unit will start na, 5th unit start sterilization and disinfectant, okay. So thank you class, that's it for today.